हेलो। वेलकम टू योर चैनल। आज हम करते हैं महाराष्ट्र सेट के PYQs 7 अप्रैल 2024 के। पेपर 2 एजुकेशन के हैं, ये पार्ट फर्स्ट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A small and primary social group is dash. ऑप्शन A family, ऑप्शन B peers, ऑप्शन C co-traveler, ऑप्शन D व्हाट्सएप ग्रुप। एक छोटा और प्राथमिक सामाजिक समूह है। परिवार, साथी, बस में सहसाथी, व्हाट्सएप ग्रुप। एक छोटा सा और प्राइमरी सोशल ग्रुप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फैमिली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। इट मीन्स दैट। हमारे कौन संविधान में सब्जेक्ट है एजुकेशन, वो इंक्लूडेड है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट विल पे अटेंशन टू एजुकेशन। केवल यूनियन सरकार ही एजुकेशन पर ध्यान देगी। ऑप्शन बी, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट विल पे अटेंशन टू एजुकेशन। केवल स्टेट गवर्नमेंट ही एजुकेशन पर ध्यान देगी। ऑप्शन नंबर सी, द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो एजुकेशन है वो जिम्मेदारी है दोनों ही सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। ऑप्शन नंबर डी, द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज हैंडल्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। यह सब्जेक्ट एजुकेशन जो है हैंडल करेगा प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के द्वारा। जो हमारा एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही सरकार, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों ही जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही सरकार की जिम्मेदारी है एजुकेशन को देखना, यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। हमारे संविधान में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए, केवल संघ सरकार ही शिक्षा पर ध्यान देगी। ऑप्शन बी, केवल राज्य सरकार ही शिक्षा पर ध्यान देगी। ऑप्शन सी, शिक्षा का विषय संघ और राज्य सरकार दोनों की ही जिम्मेदारी है। ऑप्शन डी, शिक्षा का विषय केवल राष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, शिक्षा का विषय संघ और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एज अ पार्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन डैश मेड एफर्ट्स इन विडो रीमैरिज। ठीक है, विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, सामाजिक परिवर्तन है। इस पे जोर किसने लगाया कि ये ऐसा होना चाहिए, विडो रीमैरिज होनी चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने, श्री औरबिंदो ने, महात्मा गांधी ने, सावित्रीबाई फुले ने। सामाजिक परिवर्तन के एक भाग के रूप में डैश ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले। तो विडो रीमैरिज की कॉन्सेप्ट की बात करी थी सावित्रीबाई फुले ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। The idea of dash was borrowed from Gandhiji's basic education system and was included in recommendations of कोठारी कमीशन। एक आइडिया लिया गया गांधी जी बेसिक एजुकेशन सिस्टम से और वो इंक्लूड शामिल हुआ कोठारी कमीशन की सिफारिशों में भी। डैश का विचार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली से लिया गया था और इसे कोठारी आयोग की सिफारिशों में भी शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन बी, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव। ऑप्शन सी, कंपलसरी इंग्लिश, अनिवार्य अंग्रेजी। ऑप्शन डी, रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा। तो गांधी जी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में किसकी बात करते हैं? गांधी जी की
और रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन में भी है, वो है वर्क एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी कार्य अनुभव इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड द फॉलोइंग थ्री इंस्टीट्यूट। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन तीन की इन तीन की स्थापना की थी। शांति निकेतन, गीतांजलि, शिक्षा भवन। काला भवन, संगीत भवन, विद्या भवन। ऑप्शन सी विद्या भवन, शांति निकेतन, विश्व भवन। ऑप्शन डी शांति निकेतन, श्री निकेतन, विश्व भारती। तो रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड द फॉलोइंग थ्री इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूट फाउंड करे थे? शांति निकेतन, श्री निकेतन और विश्व भारती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, in the former period of his life, J. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti was concerned with the spiritual institution called. ऑप्शन ए ब्रह्मो समाज, ऑप्शन बी थियोफिजिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी रामाकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी आर्य समाज। अपने जीवन के पूर्व काल में जिड्डू कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े थे जिसे डैश कहा जाता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति अपने लाइफ में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से जुड़े थे, उसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो इसे बोला जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, एज पर श्री औरबिंदो आइडिया ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ इट इज। ऑप्शन ए स्पिरिचुअल एजुकेशन, ऑप्शन बी योगिक एजुकेशन, ऑप्शन सी साइकिक एजुकेशन, ऑप्शन डी वैल्यू एजुकेशन। श्री औरबिंदो ने सामग्रिक शिक्षा के विचार के अनुसार इसका अंतिम चरण है आध्यात्मिक शिक्षा, योगिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा। औरबिंदो आइडिया के अकॉर्डिंग इंटीग्रल एजुकेशन का लास्ट स्टेज क्या है? स्पिरिचुअल एजुकेशन है, योगिक एजुकेशन है, साइकिक एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है। तो इसका लास्ट स्टेज है स्पिरिचुअल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एजुकेशन इज डैश ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद ने डेफिनेशन दी थी, तो इसमें से बतानी है डेफिनेशन में क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी मेडिटेशन ऑन द स्पिरिट, ऑप्शन सी मैनिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, ऑप्शन डी मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन। स्वामी विवेकानंद ने जो डेफिनेशन दी थी वो आएगी एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म केम फॉरवर्ड विद अ रिएक्शन टू। तो नेचुरलिज्म फिलोसफी है वो सामने आई किसके रिएक्शन में? आइडियलिज्म के, रियलिज्म के, प्रैग्मेटिज्म के, एक्सटेंशलिज्म के। प्रकृतिवाद का दर्शन डैश की प्रतिक्रिया के साथ सामने आया? आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारिकता, अस्तित्ववाद।
उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियलिज्म, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मिस्ट फिलॉसफी द वैल्यूज आर, प्रैग्मिस्ट फिलॉसफी के अनुसार वैल्यूज क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डायनामिक एंड एब्सोल्यूट, ऑप्शन डी एंड इटर्नल एंड रिलेटिव, ऑप्शन सी एक्सपीरियंशियल एंड सब्जेक्टिव, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहारिक दर्शन के अनुसार मूल्य डैश है, गतिशील और निरपेक्ष, शाश्वत और सापेक्ष, अनुभागतव और व्यक्तिपरक, प्रयोगात्मक और वस्तुनिष्ठ। प्रैग्मिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वैल्यूज जो है वो है एक्सपेरियंशियल एंड सब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आर ड्राफ्ट करिकुलम प्रिपेयर्ड फॉर प्राइमरी एजुकेशन बाय अ कमिटी वाज टू बी प्रोसेस्ड फॉर फीडबैक, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर इज। एक ड्राफ्ट बनाया गया करिकुलम के लिए, करिकुलम का प्रिपेयर्ड बनाया गया फॉर प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बाय कमिटी, कमिटी के द्वारा, वाज टू बी प्रोसेस फॉर फीडबैक, उसे प्रोसेस करा गया फीडबैक देने के लिए। तो उसके लिए स्टेक होल्डर्स का सबसे सही ग्रुप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोशल वर्कर, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियंस, ऑप्शन बी बीएड कॉलेज स्टाफ, स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी टीचर एडुकेटर्स, पेडिट्रिशियंस, आंगनवाड़ी टीचर्स, ऑप्शन डी टीचर एडुकेटर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स एंड लर्नर्स। एक ड्राफ्ट करिकुलम बनाया गया prepared for primary education by a committee was to be processed for feedback, the most appropriate group of stakeholder is। प्राथमिक शिक्षा के लिए एक मसौदा पाठ्यक्रम तैयार किया गया, समिति को फीडबैक के लिए संसिद्ध किया जाना था, हितधारकों का सबसे उपयुक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षावाद, राजनेता, ऑप्शन बी बीएड कॉलेज स्टाफ, छात्र, प्रिंसिपल, ऑप्शन सी शिक्षक, शिक्षक, बाल रोग विशेष, आंगनवाड़ी शिक्षक, ऑप्शन डी शिक्षक, शिक्षक, आंगनवाड़ी शिक्षक, शिक्षार्थी। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीचर एडुकेटर्स, पेडिट्रिशियंस एंड आंगनवाड़ी टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 12, in consideration of Indian constitutional provision, admission to government primary school and government higher educational institutes, the principle adopted is dash। ऑप्शन नंबर ए इक्वलिटी, इक्विटी, ऑप्शन सी इक्विटी फॉर प्राइमरी, इक्वालिटी फॉर हायर एजुकेशन, ऑप्शन डी इक्वालिटी फॉर प्राइमरी एंड इक्विटी फॉर हायर एजुकेशन। भारतीय संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अपनाया गया सिद्धांत। ऑप्शन ए समानता, समानता, प्राथमिक के लिए समानता, उच्च शिक्षा के लिए समानता, प्राथमिक के लिए समानता, उच्च शिक्षा के लिए समानता। इक्वालिटी और इक्विटी में एक डिफरेंस होता है। इक्विटी क्या होती है और इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होती है? सबको बराबर मिल जाना। अब सबको बराबर मिल जाना कैसे? जैसे कोई एडमिशन हो रहा है स्कूल्स में, एडमिशन खुले, सबको बराबर मिल गए कि इसको इतने एडमिशन मिलेंगे, इसको एडमिशन, इसको एडमिशन। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितने की जरूरत है उतना मिल जाना। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लो कहीं स्टेडियम में गए हो, ठीक, वहां पे सीट्स हैं, सीट्स हैं तो सबको बराबर की वहां मिली हुई है।
सब बैठ जाएंगे। ठीक, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो। ठीक, इक्वालिटी का मतलब हो गया सबको। अब इक्विटी क्या है? अब जो छोटा बच्चा है उसे तो सीट पर बैठकर नहीं दिख पा रहा। ठीक, जो बड़ा है उसे दिख पा रहा है। इक्विटी में यहाँ पे क्या डिफरेंस आया? इक्विटी में ये आया जिसको जितने की जरूरत है उतना दे देना। कैसे? अब छोटे से बच्चे को स्टेडियम में नहीं दिख पा रहा, तो उसके लिए क्या करा जाए? या तो उसको पीछे सीट पे बिठाया जाए, या उस सीट पे पीछे सीट पे बिठाया जाए। ठीक, अब क्योंकि जो बड़ा है उसे तो आगे सीट से भी दिख जाएगा। ठीक, उसे चेंज, उसकी सीट चेंज करी जाए, या फिर उसकी सीट थोड़ी ऊंची करी जाए जिससे स्टेडियम में उसे भी दिख जाए। तो ये क्या हो गया? जिसको जितने की जरूरत थी उसे उतना मिल गया। ये होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर दे देना, लेकिन इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितने की जरूरत है उतना दे देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी। एडमिशन हो रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, ये है एडमिशन हो रहे हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में और गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो कौन सा सिद्धांत अपनाया जाएगा? इक्विटी, जिसको जितने की जैसे जरूरत है वैसे दे देना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 13, मुदालियर कमीशन हैड रिकमेंडेड ऑन डैश अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। मुदालियर कमीशन आया कब था? मुदालियर कमीशन आया था 1952 में। सबसे पहला कमीशन कौन सा आया था? इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद सबसे पहला कमीशन आया था राधा कृष्णन कमीशन। उसको हम यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। वो आया था 1948 में। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1950 में। के बाद आया था मुदालियर कमीशन, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। फिर आया था कोठारी कमीशन, 1964 में आया था, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंडरी एजुकेशन। द कोठारी कमीशन एम्फेसाइज फोकस ऑन एजुकेशन फॉर। कोठारी कमीशन ने एजुकेशन की जो थे उस पे किस पे जोर दिया सबसे ज्यादा? इन्वायरमेंटल पर, आर्ट एंड कल्चर पर, इनफॉर्मल एजुकेशन पर, या प्रोडक्टिविटी पर? कोठारी कमीशन एम्फेसाइजेस फोकस ऑन एजुकेशन फॉर। कोठारी आयोग ने डैश शिक्षा के लिए शिक्षा सॉरी कोठारी आयोग ने डैश के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। एम्फेसाइज फोकस जोर दिया था, किस पर दिया था एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, to reach the target expansion of student enrollment, the Education Commission 1964-1966। एजुकेशन कमीशन की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है कोठारी कमीशन की बात, क्योंकि 1964 और 1966 में उसकी बात हो रही है। प्रपोज टू हैव 1/3 ऑफ द स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूट बाय नेम। ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डिजिटल मीडिया इंस्टीट्यूट। छात्र नामांकन के लक्ष्य विस्तार तक पहुंचने के लिए शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने निम्नलिखित संस्थानों में 1/3 छात्रों को रखने का प्रस्ताव रखा। मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा संस्थान, प्रचार शिक्षा संस्थान, डिजिटल मीडिया संस्थान। टू रीच द टारगेट एक्सपेंशन ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट, स्टूडेंट को एनरोलमेंट करने के लिए बढ़ाने के लिए द एजुकेशन कमीशन हैव 1964-1960 proposed to have 1/3 of the student in the institutes by name। तो इन्होंने दिया था कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
Question number 16. The two report headed by profession. Question number 16. The two report headed by Professor Yashpal are. ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यशपाल ने दो रिपोर्ट हेड करी थी, कौन कौन सी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाली, नेशनल नॉलेज कमीशन वाली, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, या रिनोवेशन और रिजुनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। प्रोफेसर यशपाल दो रिपोर्ट के हेड थे, कौन से? वो दो रिपोर्ट के नाम बताने हैं। एक तो हो गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के, और एक हो गया रिनोवेशन एंड रिजुवनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी, थर्ड और फिफ्थ इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में दो रिपोर्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा, उच्च शिक्षा का नवीकरण और कार्यकल्प। इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, उच्च शिक्षा का नवीकरण और कार्यकल्प। ऑप्शन नंबर डी, थर्ड और फिफ्थ इसका राइट आंसर है। Justice Verma Commission reports that the 291 D.Ed college reshored and resulted. Option number A. The majority were qualified recognition. Option B. Less than 50 were qualified for recognition. Option C. All were fit to disqualify for their recognition. Option D. All were fit to be recognized. मूर्ति वर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 291 डीएलएड कॉलेज ने आश्वस्त किया और परिणाम यह निकला। ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश मान्यता के लिए योग्य थे। ऑप्शन बी, कम 50 से कम मान्यता के लिए योग्य थे। ऑप्शन सी, सभी मान्यता के लिए अयोग्य थे। ऑप्शन डी, सभी मान्यता के लिए योग्य थे। उसका रीजन ये था कि 50 से कॉलेज जो कम थे ना, वो क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्नाइजेशन के लिए कम थे। लेस देन 50 वर क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम which is one of the following is proposed as a course under the foundation area by NCFTE? Option A, Foundation of Psychology and Learning. Option B, Foundation of Philosophy and Thinkers. Option C, Childhood, Child Adolescence and Development of Learning. Option D, Contribution of Indian History of Education. माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा NCFTE द्वारा आधार क्षेत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए, मनोविज्ञान और अधिगम का आधार। ऑप्शन बी, दर्शन और विचारों का आधार। ऑप्शन सी, बचपन बाल किशोर अवस्था और अधिगम का विकास। ऑप्शन डी, शिक्षा के भारतीय इतिहास का योगदान।
सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम के अकॉर्डिंग एनसीएफटी ने कौन सा फाउंडेशन में कौन सा कोर्स प्रपोज किया है? तो वो आएगा चाइल्ड एडोलेसेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बचपन, बाल किशोर अवस्था और अधिगम का विकास। क्वेश्चन नंबर 19, द एनसीएफटीई हैज ऑब्जर्व्ड एनसीएफटीई का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन हैज ऑब्जर्व दैट द एमए एजुकेशन एंड एमएड कोर्सेज, ये दोनों क्या है? ऑप्शन ए, बोथ आर सिमिलर कोर्स डिटेल्स। ऑप्शन बी, हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट करिकुलम। ऑप्शन बी सी, बोथ आर प्रोफेशनल इन नेचर। ऑप्शन डी, नाइदर ऑफ देम आर स्टेज स्पेसिफाई। एनसीएफटीई ने पाया कि एमए शिक्षा और एमएड पाठ्यक्रम ए, दोनों में समान पाठ्यक्रम विवरण है। ऑप्शन बी, दोनों में बहुत अलग पाठ्यक्रम है। ऑप्शन सी, दोनों ही व्यावसायिक प्रकृति के हैं। ऑप्शन डी, दोनों में से कोई भी चरण विशेष नहीं है। एमए एजुकेशन और एमएड जो होता है ये दोनों ही सिमिलर कोर्स डिटेल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोथ आर सिमिलर कोर्स डिटेल। आप एमए एजुकेशन करो या एमएड करो, दोनों ही सेम कोर्स डिटेल्स हैं। ऑप्शन नंबर 20, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन थ्रू। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने रिकमेंडेड किया कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए किसके थ्रू? आईटी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड या जेंडरिक बेस्ड? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गई थी। आईटीसी आधारित कौशल विकास, तकनीकी कौशल आधारित कार्यक्रम, कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा टेक्निकल स्किल बेस्ड प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी कौशल आधारित कार्यक्रम का ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, रॉजर्स वाइल एक्सप्लेनिंग पर्सनैलिटी ही गिव इम्पोर्टेंस टू। रॉजर्स जब बता रहे थे पर्सनैलिटी के बारे में तो उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दी? हेयर एंड नाउ फिनोमिना को, फ्यूचरिस्टिक फिनोमिना को, पास्ट फिनोमिना को, सेल्फ को? रोजर्स व्यक्तित्व की व्याख्या करते समय डैश को महत्व देते हैं? यहाँ और अभी की घटना, भविष्य की घटना, अतीत की घटना, स्वयं? Rogers, while explaining personality, he give importance to self. Option number D is the right answer. Question number 22. Hemant has a collection of 1200 words. He can wear his socks and he can eat. So what will be his minimum age? हेमंत 1200 वर्ड बोल लेता है और अब अपने सॉक्स पहन लेता है और वह खाना खा लेता है, तो उसकी एज कम से कम क्या होगी? जब एक बच्चा 1200 शब्द बोल रहा है और वो अपने सॉक्स पहन रहा है, मतलब अपने कपड़े पहन पा रहा है और वो खाना भी खा पा रहा है, तो उसकी कम से कम एज क्या होगी? 1 साल का बच्चा कर पा रहा है, 2 साल का, 3.5 साल का या 5 साल का? जब बच्चा 1200 शब्द बोल पाता है तो उसकी एज होती है 3.5 साल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इस एज में बच्चे मौजे पहन भी लेता है और खाना भी खा लेता है और 1200 शब्द वो बोल लेता है। Question number 23. Ramesh is always in search of an idol. He always criticizes tradition. Then he belongs to dash stage of development. रमेश
हमेशा एक आइडल की सर्च में रहता है और अपने ट्रेडिशन को परंपरा को क्रिटिसाइज करता है। वो कौन सी स्टेज है डेवलपमेंट की उसकी बिलोंग करती है? प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, एडोलसेंट, एडल्ट। रमेश हमेशा एक आदर्श की तलाश में रहता है। वह हमेशा परंपराओं की आलोचना करता है, तो वह विकास के डैश चरण से संबंधित है। ऑप्शन ए पूल बाल्य अवस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी वयस्क। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोस्ट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्य अवस्था। Question number 25. In the information processing theory of intelligence, the following is the last step of information processing. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की है, उसमें से लास्ट स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कौन सा होगा? डिकोडिंग, एनकोडिंग, रेस्पॉन्स, एप्लीकेशन। लास्ट स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का होगा ऑप्शन नंबर सी रेस्पॉन्स। बुद्धि के सूचना प्रसंग सिद्धांत में सूचना प्रसंग का अंतिम चरण निम्नलिखित है। ऑप्शन ए डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिक्रिया, अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया इज द लास्ट ऑप्शन को इज द लास्ट स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।